नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है और जिससे अंतस स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है, तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे पूरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा में बसिए, हमारे जहन में बसिए। हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, वो देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में हो, दिलों से निकले और दिलों तक पहुंचे। आप सभी के साथ इसी एक कामना के साथ मैं आज फिर एक शख्सियत के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। पथगामिनी बहुत खूबसूरत सा नाम है। इसके नाम से ही बहुत कुछ ज़ाहिर होता है। शुक्रिया करती हूँ मंजुला श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने इस खूबसूरत से मंच पर मुझे एक शख्सियत के साथ रूबरू होने का, उनके साथ जुड़ने का और उनके जीवन के बारे में जानने का मौका दिया। इसी बहाने मैंने आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जिज्ञासा मेरे मन में हुई। तो आप सभी लगातार बने रहिएगा। हम इनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सब कुछ हम नहीं जान सकते एक एपिसोड में, क्योंकि कई पन्नों का इनका एक छोटा-सा परिचय, जिसे ये संक्षिप्त परिचय कहते हैं, वो ही कई पन्नों का है और कई विधाओं में कई तरह से आप काम करते हैं। देश के साथ-साथ विदेश में भी आपने अपने देश का परचम हिंदी भाषा में लहराया है। आपको सादर नमस्कार करती हूँ सर, और इस मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सोनिया स्वर्णवंश, पानीपत, हरियाणा से। धन्यवाद इस सोनी। मंच जी सर। इस मंच के राष्ट्रीय परामर्शदाता हैं जबलपुर से विजय तिवारी किसले जी, आपका मैं आपको नमस्कार करती हूँ। महेंद्र तिवारी अलंकार जी, आपका स्वागत करती हूँ। पंकज तिवारी जी, आपका स्वागत करती हूँ। रीनू राय जी जो वाराणसी से हैं और संध्या सेठ जी जो गाजियाबाद इकाई की अध्यक्ष हैं। आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इस पथगामिनी के पेज पर। आप सभी का यूं ही बने रहिएगा और मैं एक बार पथगामिनी के पेज को खोल लूँ ताकि मैं आप सब लोगों के नाम जो है वो आसानी से ले पाऊँगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी के जुड़ने का। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूँ ही बने रहिएगा। चलिए सर, हम अगर आपकी इजाज़त हो तो हम छोटी-सी थोड़ी-सी बातचीत आपसे करना चाहते हैं, अगर जी, जी, आपकी स्वागत इजाज़त है हो। आपका, शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले सर मैं यही जानना चाहूँगी कि आप जगराऊँ के एक छोटे से गाँव से आते हैं, कस्बा है वो, जितना मैं जानती हूँ, मोगा के आस-पास है शायद कहीं, क्योंकि मेरी नानी हाउस जो है वो लुधियाना में है, तो उसके आस-पास के गाँव को मैं कुछ-कुछ पहचानती हूँ और उधर जाती रहती हूँ। तो किस तरह से आपका ये सफ़र शुरू हुआ? बचपन में आप किस तरह के विद्यार्थी थे? और कॉलेज की पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई? कुछ थोड़ा-सा आप अपने परिचय में देखिए, जगरांव अब कस्बा नहीं है। जब जी, हम पैदा हुए थे तो उस समय भी जगरांव एक इम्पोर्टेंट मंडी थी, जी, पंजाब की, जी, जी। और लुधियाना के नज़दीक है। जगरांव में 2 महान लोग पैदा हुए हैं। दूसरे का नाम लाला लाजपत राय है जी, जी, जी। और पहले का तो आप जानती हैं। पहले का तो मैं जानती हूँ। मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि पहले वाले के साथ मैं ये इस मंच को शेयर कर रही हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। अरे तो सर, स्टार्टिंग में ही इतनी खूबसूरत सी बात कर दी आपने। चलिए सर। तो जगरांव में उस समय भी रेलवे स्टेशन था जब हम पैदा हुए थे। तो जी, जी। हमारे फादर वहाँ के स्टेशन मास्टर थे, जी सर। रेलवेज़ में। तो वहाँ हम रहे बहुत कम, क्योंकि हमारे फादर की ट्रांसफ़र्स हो जाती थी। जी तो सर। वहाँ से हम लोग एक पंजाब में एक जगह है मौड़ मंडी जो बठिंडा के जी, नज़दीक है। जी। वहाँ फादर चले गए तो 2 साल वहाँ भी पढ़ाई की और वहाँ गुरमुखी सीखी पहले, क्योंकि वहाँ तो लैंग्वेज जो थी गुरमुखी ही थी। जी, जी। और 1960 या 61 में हम लोग दिल्ली आ गए।
अच्छा, बड़ी जब जल्दी आ मैं गए। दिल्ली पहुंचा हूं तो मैं 5वीं कक्षा का विद्यार्थी था। जी सर। 5वीं तक मैंने हिंदी नहीं पढ़ी थी। मैं सिर्फ पंजाबी पढ़ते थे आप वहाँ? पंजाबी। जी। तो 6ठी, 7वीं, 8वीं में हिंदी पढ़ी, यहाँ सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई की। और एक इलाका था सब्जी मंडी रेलवे कॉलोनी के पास, अंधा मुगल, जी, जी। वहाँ हमारा बचपन का स्कूल था। फिर हायर सेकेंडरी मैंने प्रेसिडेंट्स एस्टेट स्कूल से की, जो राष्ट्रपति भवन जी, जी। के लोगों के लिए बना हुआ था। उन दिनों फादर की पोस्टिंग शिमला हो गई थी, तो मैं फादर के एक दोस्त के घर में रहा करता था और वहाँ पढ़ने जाया करता था। हायर सेकेंडरी के बाद मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। हुँ, मैंने स्टेनोग्राफी सीखी, छोटी-छोटी नौकरियाँ की। पहली नौकरी राजश्री पिक्चर्स में ₹200 महीने पे थी, अच्छा। स्टेनोग्राफर के तौर पे। तो यहाँ थोड़ा-सा टोकना चाहूँगी सर, इतनी जल्दी आपने पढ़ते-पढ़ते नौकरी करने का कारण, जबकि आपके पिताजी खुद एक एम्प्लॉयी थे रेलवे में, तो अपने शौक से आपने साथ-साथ नौकरी शुरू की? मेरे फादर ने मुझे एक बात बताई, क्योंकि मेरे फादर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट आदमी थे। जी। उन्होंने कहा, "भाई देखो, पढ़ो जितना मर्ज़ी, मगर कपड़े मैं तुम्हें 2 जोड़ी ही दिया करूँगा। अच्छा, एक जोड़ी क्या बात पहनो है। और एक जोड़ी धो।" हुँ, हुँ। तो मैंने कहा, "जी ऐसा है कि मैं नौकरी के साथ-साथ पढ़ूँगा।" हुँ। उन्होंने कहा, "देख लो, बड़ा मुश्किल होता है।" मैंने कहा, "मैं जी, कर लूँगा।" तो मैंने आईटीआई निज़ामुद्दीन से अ, स्टेनोग्राफी का कोर्स किया 1 साल का। अच्छा। वहाँ मैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों में फर्स्ट आया, तो मुझे एक ₹15 महीने का स्कॉलरशिप मिल गया और मेरी फीस भी अरे माफ़ वाह! हो गई। क्या बात है, क्या बात है। तो पहली नौकरी जब मैंने की तो अभी मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ था। तो हुँ। आप सोचिए, किशनगंज में रहता था, हुँ, 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 हुँ। चांदनी चौक में नौकरी थी और निज़ामुद्दीन में आईटीआई थी। जी, जी। तो मेरे आईटीआई वाले लोग इतना प्यार करते थे कि उन्होंने कहा, तुम ऐसे करो कि तुम इवनिंग में क्लास अटेंड कर लिया करो, हम तुम्हें अटेंडेंस मॉर्निंग में दे देंगे। अच्छा। 1 महीना रह गया था अभी। तो आप सोचिए, किशनगंज से चांदनी चौक सुबह साइकिल से जाता था, चांदनी चौक से निज़ामुद्दीन फिर साइकिल से जाता था और रात को निज़ामुद्दीन से वापस किशनगंज साइकिल पे आता था। क्या बात है। महीने का ये कार्यक्रम रहा। फिर नौकरी लगी तो उसके बाद जाहिर है कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सी आई, मगर अभी ऐसा नहीं लगता था कि इस नौकरी के साथ पढ़ाई कर सकता हूँ। जी, जी। 2-3 नौकरियां फटाफट बदली हुँ। और 1971 जून में मेरी जॉब लगी बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छा। और उस समय ₹328.10 मेरी सैलरी थी स्टार्टिंग। अरे वाह! तो अभी तक याद है। तो मैंने दिल्ली कॉलेज इवनिंग क्लासेस में, जो अजमेरी गेट में था, हुँ। वहाँ बीकॉम में एडमिशन लिया, जी। थिंकिंग के बैंक के साथ बीकॉम अच्छे काम करेगी। जी, जी, जी। तो वहाँ हमारे एक लेक्चरर थे, मिस्टर खजांची। हुँ, हुँ। उन्होंने अंग्रेजी की क्लास में जब मेरे से बातचीत की तो उन्होंने कहा, "यू आर वेस्टिंग योरसेल्फ इन कॉमर्स, अच्छा। हुँ, यू आर हुँ। मेंट टू बी विद इंग्लिश ऑनर्स।" तो उनके इन्फ्लुएंस में मैंने कॉमर्स छोड़ दी और इंग्लिश ऑनर्स जॉइन कर ली। जी, इंग्लिश ऑनर्स। हाँ, तो वहाँ मुझे याद है सेकंड ईयर में ही थे हम, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, जी। ओथेलो एज़ आई सी हिम। ओथेलो शेक्सपियर का ओके। एक नाटक है। उसका पहला सेंटेंस था, ओथेलो इज़ अ ब्लडी फार्स। ये ओके। मैंने लिखा था।
लेकिन उससे पहले जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि 25 बच्चों ने बीए ऑनर्स इंग्लिश में एडमिशन लिया था, 12 छोड़ गए थे, अच्छा 13 ने एग्जाम दिया फर्स्ट ईयर का, उसमें से 12 फेल हो गए। तो बीए ऑनर्स अच्छा, सेकंड ईयर में मैं अकेला स्टूडेंट था, क्या बात है। पढ़ाने वाले 5-6 लेक्चरर्स थे। हम्म, उस टाइम लेक्चरर होते थे, अब आजकल तो असिस्टेंट जी प्रोफेसर जी होते हैं। जी जी। तो मेरे लेक्चरर बहुत हैरान थे कि एक इवनिंग कॉलेज का लड़का शेक्सपियर के बारे में इतना ओरिजिनल कैसे लिख सकता है। क्या बात है। तो हमने अ, जो दिल में आया लिखा। हमने पूरी तरह से साबित करने की कोशिश की कि शेक्सपियर ने जानबूझ के इस नाटक के लिए काला आदमी चुना, अच्छा। क्योंकि इसका थीम जेलसी है और हम्म, शेक्सपियर समझता है कि गोरा आदमी जेलस नहीं हो सकता। क्या बात है। तो ये आपकी सब उस सोच को, इवन उस टाइम में ऐसी सोच, वाह बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लेक्चरर मुझे कहा करते थे कि यार तुम बहुत ज्यादा ओरिजिनल हो, हम्म एग्जाम में तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा एग्जाम में नंबर लेना एक आर्ट है, जी। क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि जो काम उसने नहीं किया वो तुम कैसे कर सकते हो। वो लेक्चरर बनने के बाद भी ओरिजिनल नहीं है, तुम कैसे ओरिजिनल हो। कैसे हो गए, हाँ। तो तुम्हें लिखना वो है कि ब्रैडले क्या कहता है शेक्सपियर के बारे में, एलियट क्या कहता है शेक्सपियर के बारे हाँ, जो किताबों में लिखा है, उनके जो नोट्स है वही के वही लिखने हैं में, आपको, critics है, अपनी राय मत दो। वो क्रिटिक्स क्या लिख रहे हैं, तो हम्म, ये तुम्हें लिखना है। तुम्हें ये नहीं लिखना कि तुम क्या फील करते हो। एनी हाउ, हम बी ऑनर्स पास हो गए 3 साल में, जैसे होता था। तो दिमाग में आया कि एमए भी करनी चाहिए। तो फिर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश किया। एमए इंग्लिश किया। तो वहां भी लेक्चरर्स का मैं हमेशा प्रिय विद्यार्थी रहा। जी मेरे एक लेक्चरर हुआ करते थे, श्याम मोहन जुत्शी, मुझे बहुत प्यार करते थे। जी जी जी। सोमनाथ सर थे, वो बहुत प्यार करते थे। और जुत्सी साहब मॉडल टाउन में रहते थे, तो वो हर संडे मुझे कहते थे घर आया करो, पढ़ेंगे बैठ के, अकेले लड़के को अच्छा। क्लास में क्या पढ़ाना। हम्म। तो मैं उनके घर जाता था, तो वहाँ नाश्ता भी मिलता था खाने को मैडम के हाथ का, और पढ़ाई भी होती हम्म। थी। ऐसे ही सोमनाथ सर के साथ भी हुआ। आपको नाम भी याद है अब तक उनके, बड़ी बात। एक्चुअली सोमनाथ सर की वाइफ बहुत सुंदर हुआ करती थी। अच्छा, इसलिए याद है उनका नाम। तो हम उनको जाके थोड़ी बहुत शरारत भी करते थे उनसे, और वो हम्म। बहुत प्यार से पेश आती थी। जी जी। जुत्सी साहब ने जब तक लेक्चरर थे तब तक तो पढ़ाया ही, एमए में भी बुलाया करते थे कि अब क्या हुआ, अगर तुम एमए अच्छा। करने चले गए हो तो तुम्हारा पढ़ने का सिलसिला जारी रखना चाहिए। तो मैं उनके घर जाता रहा तब तक। एमए पास किया, और एमए के दौरान ही मेरी मुलाकात इंदु से हो गई थी, जो मेरी पत्नी बनी। जी जी, पढ़ा है मैंने। वो अच्छा, वो दिल्ली की थी। वो दिल्ली की थी, और वो उसने हायर सेकेंडरी में आर्ट्स सेक्शन में शी टॉप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जी जी जी। तो वो टीवी पे दिखाया उसको कि अवार्ड ले रही है, तो उस टाइम मैंने माँ से कहा था कि भाई मैं इसी लड़की से शादी करूंगा बड़ा होकर। अच्छा। जानते नहीं थे कौन है कहीं भी। हम्म। तो मेरे से 1 साल पीछे थी एमए में, तो मुलाकात हुई। तो उसने मुझे कहा कि भाई देखिए, मेरे पेरेंट्स आपसे शादी करेंगे नहीं मेरी, जी। क्योंकि आप बैंक में क्लर्क हैं, और मेरे पेरेंट्स क्लर्क से शादी नहीं करेंगे। अच्छा। तो मैंने बैंक की नौकरी से रिजाइन कर दिया।
अच्छा। एंड आई जॉइन्ड जो डीसीएम का श्रीराम ग्रुप है, जी। एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन कर लिया मैंने वहाँ, और मैं 6 ओके। महीने में एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर हो गया। क्या बात है, ये बात फिर हमने शादी कर ली। जज्बा हो तो ऐसा। तो शादी के बाद हम लोग कहीं घूमने गए, जब वापस आए तो इस बीच मैंने एयर इंडिया में एक नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो उसमें सिलेक्शन हो गया था। जी। तो वापस आए तो लेटर आया हुआ था कि बॉम्बे आइए। फिर मैं बॉम्बे चला गया। 2-3 महीने के बाद इंदु भी आ गई साथ में। तो दोनों ने वहाँ, हम लोग 2 सूटकेस लेके गए थे, जी। और पहले 3 महीने मुझे 465 रुपए मिलते थे स्टाइपेंड के तौर पे, हम्म। और 500 रुपया एक कमरे का किराया था, जहाँ हम किराए पे एक कमरा लिया था, जी। जी। और वो साउथ बॉम्बे में था, जो सबसे महंगा इलाका था। सबसे एक महंगा रेलवे इलाका। कॉलोनी में एक कमरा किराए पे लिया था, बुधवार पार्क में। तो वहाँ हमने 15 रुपए महीने पे एक अलमारी ली थी किराए पे, अच्छा। और एक डोली होती है जिसमें जालियां लगी होती हैं, तो उसमें दूध वगैरह रख जी। जी। लेते हैं। जी। 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 फ्रिज तो अभी था नहीं। वो 10 रुपए महीने पे थी। अच्छा। 4 महीने हमने इस तरह से जिंदगी शुरू की अपनी पहले। क्या बात है। और एक गद्दा खरीद लिया, उस पे हम नीचे सोया करते थे। मगर जब इंदु 17 साल के बाद कैंसर से उसकी डेथ हुई है, तो उसने एक घर बॉम्बे में बना लिया था, एक दिल्ली में बना लिया था। तो वो काफी। कैसे गई वो आपकी जिंदगी से? एक ऐसे ही बातों बातों में प्रश्न आ गया जहन में। बड़ी खूबसूरत आपकी लव स्टोरी है, रहती तो और अच्छा होता। चलिए, बाकी जानना चाहूंगी जरूर। है कि अपने हाथ में अगर होता तो फिर वही होता जो हम चाहते हैं। जी बिल्कुल। कैंसर है तो कैंसर के सामने चलती तो है नहीं किसी की। मगर ये है कि हमने जो भी समय साथ बिताया, वो समय हम लोगों ने जिया। हमने बिल्कुल उसको जी। बिताया नहीं, समय को हमने बिल्कुल जिया। जी, आप तो जब वो पीएचडी कर रही थी बॉम्बे में डॉक्टर देवेश ठाकुर के साथ, तो उसका विषय था हिंदी के आधुनिकतम उपन्यासों की प्रवृत्तियों का अनुशीलन। अच्छा। मुझे ये बोलना सीखने में लगभग 1 महीना लगा था। मैं अच्छा। ये अच्छा। जी जी जी। वाक्य बोल नहीं पाता था, क्योंकि काफ़ी हम्म। ज़्यादा टंग ट्विस्टर था मेरे लिए। तो इंदु ने करीब 70 नॉवेल्स दिए थे क्या बात है। अपनी थीसिस के लिए, और मैंने वो सारे पढ़ लिए। क्या बात है। और फिर मैं उनको एमए इंग्लिश के विद्यार्थी के तौर पे उससे डिस्कस किया करता था। तो वहां से मैंने कहा कि यार, ऐसा मैं भी लिख सकता हूँ। अच्छा, ये बता दूं कि एमए पास करते ही मेरी पहली किताब अंग्रेजी में आ गई थी, लॉर्ड बायरन पर जी लिखी जी। थी। और शादी करते ही दूसरी किताब आ गई थी, जो जॉन कीट्स पर लिखी थी। तो पहले मैं अंग्रेजी में हम्म, लिखता था। हम्म। तो जब मैंने पहली कहानी लिखी तो इंदु को काफी मजा आया, वो हंसी। उसने कहा, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप अंग्रेजी में सोचते हो सेंटेंस, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हाँ। हो, राइट। हाँ। तो प्लेसमेंट ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट सब गलत हो जाता है। आप जैसे सोचते हो आई वेंट टू दिल्ली, फिर आप लिखते हो मैं गया दिल्ली, जबकि हिंदी में होगा कि मैं दिल्ली गया। मैं हम्म। गया दिल्ली नहीं होगा। तो आप पहले अंग्रेजी में सोचना बंद करिए और पंजाबी में सोचना शुरू करिए। तो जब राइट। पंजाबी में सोचेंगे तो ग्रामर आपकी ठीक रहेगी। ठीक हो जाएगी। तो मेरी पहली 25 कहानियां इंदु ने भाषा के स्तर सुधारी। पे और इवन एक्सप्रेशन के स्तर पे सुधारी। क्या तो बात। अगर मैं आज हिंदी का लेखक हूं, तो उसका आरोप आप
इंदु पे लगा सकते हैं कि भाई उसकी वजह से आप हिंदी के पूरे लेखक पूरे बने। हम इंदु जी की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को एक खूबसूरत कोहिनूर दिया। शायद उनको पता था कि वो आपके साथ एक लंबे समय तक नहीं रहने वाली, तो वो अपने सारे जो ये साहित्य के गुण थे वो आपके अंदर भर कर गई। सर बीच में थोड़ा-सा सॉरी चाहूँगी, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन सबका मैं एक बार नाम ज़रूर लेना चाहती हूँ, क्योंकि अपना कीमती समय निकाल कर आज के समय में जो हमें सुनने आए हैं, हमारी बातचीत को सुनने के लिए आए हैं, जिसमें कोई मनोरंजन शायद नहीं है, तो जी, जी। वो उनके लिए बड़ी बात है। तो उमंग सरीन जी का नाम मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले मैं उमंग सरीन जी आपका स्वागत करती हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ आपका। और जितने भी बसंत श्रीवास्तव जी आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मंजू श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ी हैं। धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी बहुत खूब अंग्रेजी से पंजाबी और पंजाबी से हिंदी में क्या बात है वो कह रहे हैं। प्रणव भारती जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं, शुभ संध्या कह रही हैं और कह रही हैं कि लाइफ की इस तरह की जर्नी को अपने एग्जैक्ट लफ्जों में सुनाना बहुत बड़ी बात है। पुष्पा कन्याल माँ हमारे साथ जुड़ी हैं, सादर नमस्कार माँ। वो कह रही हैं आरोप नहीं, उन्होंने आपको उपहार दिया हिंदी के रूप में और वो उपहार आपने हम तक पहुंचाया। लाइफ इज ए मिस्ट्री, लाइफ इज ए गेम, प्लेयर कैन प्ले। मूलचंद अरोड़ा जी ऐसा कह रही हैं। जीवन की ऐसी सुंदर और संघर्षपूर्ण कहानी को लाइव में बोलने के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। प्रणव भारती जी कह रही है सच कहा कुछ भी अपने हाथ में नहीं होता। नमस्कार आपको भी बहुत बहुत। रेणु राय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मृत्युंजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी लगातार कमेंट कर रहे हैं। नमस्कार उमंग जी, आप सभी को नमस्कार कर रही हैं। आपको भी नमस्कार। आपको भी सभी नमस्कार कर रहे हैं सर। तेजेंद्र सर की भी तरफ से आप सभी को नमस्कार। किरण सी खन्ना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बैंक से सीधे रिजाइन मतलब प्रयोगात्मक आप शुरू से ही रहे हैं। हाँ बेशक होनहार वीरवान के हो चीखने पात। बचपन से ही जब सर ने अपने टीचर्स के साथ ही इस तरह की बातें करनी शुरू की तो ये प्रयोगात्मक तो थी ही। ब्यूटीफुल स्टोरी ऐसा कह रही है पुष्पा कन्याल माँ। अभिता आमंत्रित अतिथि का अभिनंदन कर रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। राशि सिन्हा जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत सहज संवाद वो कह रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय सर की साहित्यिक सक्रियता सच में प्रणम्य है, ऐसा राशि सिन्हा जी कह रही है। राशि सिन्हा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप सबको अच्छे से पढ़ चुकी हैं और उन्हें जानती हैं। किरण सी खन्ना जी कह रही हैं तेजेंद्र शर्मा जी की बहुत सी कहानियां वैश्विक स्तर पर बहुत से उच्च शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं। जी हाँ, हम इस चर्चा तक भी जल्द ही आपको लेकर जाएंगे। आपके लेखन को जो लोग पढ़ चुके हैं वो ये जानते हैं कि तेजेंद्र शर्मा जी का लेखन प्रवासी परिवेश में सृजित होकर भी भारतीय परिवेश की विषमताओं और विसंगतियों को पाठक वर्ग के समक्ष लाता है। चलिए हम इसी बात से ये अगली बात को शुरू करते हैं कि जिस तरह के लेखन की आपकी बारे में बात की जा रही है कि आप कब वहां गए, विदेश में प्रवासी हुए और उसके बावजूद आपने भारतीय परिवेश की विषमताओं को अपनी कहानियों में किस तरह से लिया? ऐसा है सोनिया जी कि मेरी कहानियां शुरू से ही हिंदी के टिपिकल लेखक से बिल्कुल अलग होती थी। जी क्योंकि मैं केवल इंडियन नहीं था, मैं एयर इंडियन था। जी तो एयर इंडियन होने की वजह से मैं लगातार भारत से बाहर आता जाता रहता था। जी तो इसलिए मेरी कहानियों के जो विषय होते थे वो हिंदी की टिपिकल कहानी से अलग होते थे। दूसरी बात ये है कि मैं गांव में रहा नहीं। जी जी मैं पूरी तरह से शहरी प्रोडक्ट हूँ। मेरा बचपन 5वीं क्लास से लेके एमए तक दिल्ली में बीता। जी उसके बाद एयर इंडिया की नौकरी की तो बॉम्बे में भी रहता था, मगर हर महीने 2-3 बार लंदन या 1-2 बार अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या बैंकॉक, अच्छा सिंगापुर, टोक्यो, मतलब हर जगह मेरे हर काम का जगह मतलब था कि मैं हवाई जहाज पे बाहर हूँ। जी जी और जी रहता था वहाँ 5 स्टार होटल्स में, तो जो कल्चर था वो थोड़ा ग्लैमरस था। तो मेरे विषय थोड़े अलग होते थे कहानियों के। तो जब आप
को मौका लगेगा पढ़ने का, जैसे देह की कीमत है, वो जापान में इल्लीगली सेटल होने वाले लोगों की दुर्दशा है। ढिबरी टाइट कुवैत को लेकर है। अच्छा। काला सागर एक एयर क्रैश की कहानी है। उस क्रैश में 329 लोग मर गए हैं। और कहानी इस बारे में है कि हाउ एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू कैश ऑन द क्रैश। हर आदमी उससे कितना जी, फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। समझ गई। क्या 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 दिमाग चलता है, मतलब बिल्कुल अलग। तो कई हाँ, लोग संस्मरण को कहानी का रूप देते हैं, जैसे मतलब कोई घटना देखी और उसे उन्होंने कहानी कहकर प्रेजेंट किया। यहाँ ये भी बताइएगा जरूर कि कहानी, कल्पना और संस्मरण। जी सर। तो अब ये है कि क्योंकि मैं एक अलग दुनिया देखता था, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी भी थी कि मैं हिंदी के पाठक का उस दुनिया से परिचय करवाऊँ। करवाओ, राइट। क्योंकि देखिए, हिंदी की कहानी की जो यात्रा है, वो गाँव से कस्बा, कस्बे से नगर, नगर से महानगर, महानगर से घर, घर जी, से बेड तो गाँव से बेडरूम तक की यात्रा है कहानी की। क्या बात है। तो मुझे उस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें ये बिल्कुल नई सोच की बात की आप। तो मुझे बताना था कि इन सब के अलावा एक बहुत बड़ी दुनिया है, जिसके बारे में हमें सोचना है और बात करना है। और जब मैं इंदु की मृत्यु के बाद बच्चों को लेके इंग्लैंड में सेटल हुआ, तो यहाँ की जब पहले तो मैं आता था तो एक आपके कितने बड़े बच्चे थे सर, जब इंदु जी आपका साथ छोड़कर गई? बेटी थोड़ी बड़ी थी, वो तो 10th में थी, लेकिन बेटा बहुत बड़ी तो नहीं। उस टाइम 4th 5th में था, ऐसे ही था। तो आपने कभी सेकंड मैरिज का नहीं सोचा कि आप फिर से अपनी दुनिया में किसी को एक्चुअली मैं शामिल हमेशा करें? थर्ड मैरिज के बारे में सोचता रहा, तो वो थर्ड नहीं हो पा रही। सेकंड तो सारी दुनिया करती है। तो तो फिर सेकंड होगी तो थर्ड होगी ना, सीधा थर्ड कैसे करोगे? आप आपने तो यूनिवर्स के उल्टे चक्कर उल्टे हिसाब से ही चलना चाहिए। देखिए, आपको 2 बातें बताएँ। अगर आप जी, हैपीली मैरिड हैं जी, और आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाए, तो आप दूसरी शादी करेंगे तो दूसरी पत्नी हमेशा पहली पत्नी से हार जाएगी। जी, बिल्कुल वो सच इतनी है। अच्छी थी कि वो कभी भी दूसरी अपनी जगह बना नहीं पाएगी। और राइट, अगर आपकी पहली शादी बहुत खराब थी, तो यू मस्ट बी एन इडियट टू गेट मैरिड अगेन। तो राइट। बेस्ट है कि शादी तो जो है वो है। सलाम सर आपकी सोच को। तो जब बच्चे यहाँ पढ़ के बड़े हो गए, अब देखिए बच्चे तो वापस चले गए। बेटी तो चली गई एक्टिंग फील्ड में, और बेटा अपनी पत्नी के साथ कोई 6-8 महीने लास्ट ईयर ही वो जी, भी वापस बॉम्बे चला गया। उसने कहा जी अब अच्छा। इंग्लैंड रहने लायक नहीं रहा। और आपने देखा कि उसने कितना सही कहा था कि जी, अभी पिछले महीने भर से जो इंग्लैंड में हो रहा है, सच में लगता है कि रहने लायक है कि नहीं है। जी, जी सर। काफ़ी पहले पता लग गया था। तो यहाँ आके मैंने यहाँ के जब पहले आता था तो एक सैलानी के तौर पे आता था जी, और दुनिया को देखता था, तो मैं निर्मल वर्मा की तरह इंग्लैंड को बाहर से देखता था। जी, मगर जब यहाँ सेटल हुआ तो मैंने मैं प्रवासी लेखन को 3 श्रेणियों में बाँटता हूँ। जब प्रवासी आके यहाँ सेटल होता है, तो पहले तो नॉस्टैल्जिया ग्रस्त होता है। तो वो अपने भारत की यादें लिखता रहता है। हुँ, हुँ, फिर निर्मल वर्मा की तरह एक बाहरी आदमी की तरह देखता है, तो फिर सूचनात्मक साहित्य लिखता है जी, कि यहाँ तो ऐसे होता है, भारत में तो ऐसे होता है, यहाँ तो ऐसे होता है, भारत में तो ऐसे होता है। फिर एक स्थिति आती है जब आप इस देश के सचमुच के नागरिक बन जाते हैं। फिर आपका साहित्य ब्रिटेन का साहित्य है, सिर्फ भाषा हिंदी है। बिल्कुल।
बिल्कुल, बिल्कुल। ये है ना, ब्रिटेन में रह के हम भारतीय हिंदी साहित्य नहीं लिख रहे हैं। नहीं लिख सकते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। साहित्य लिख रहे हैं, उसमें वही लोग हैं जो ब्रिटेन वाले हैं। वो चाहे गोरे लोग हैं, चाहे प्रवासी हैं, लेकिन उन्हीं की समस्याएँ हैं, वही समाज है। तो जब आप देखते हैं कि लोग यहाँ जो बहुत अमीर हैं, वो मरने के बाद भी अपने जैसे लोगों के साथ जीना चाहते हैं। जी। तो वो कब्रिस्तान में मिल-जुल के एक प्लॉट खरीद लेते हैं, जिसमें वो सारे अपनी-अपनी कब्रें बनवा लेते हैं कि मरने के बाद इकट्ठे रहेंगे। अच्छा। और बीवी को परेशानी ये होती है कि मरने के बाद भी इस आदमी के साथ ही लेटना पड़ेगा। सारी उम्र तो खराब हो ही गई। हुँ। तो इस तरह की जो सोच है, और फिर ये है इस तरह कि की अ, कमाल की सोच है। ये कहती है कि मुझे 5 स्टार कब्र नहीं चाहिए, हुँ। जहाँ 5 मरूँगी स्टार वहीं। कब दर्शक लोग ध्यान दें कि सर ने अभी क्या शब्द बोला है, 5 स्टार होटल्स में तो ये रही ही हैं शुरू में। अब ये बात कर रहे हैं 5 स्टार कब रही? जी सर। तो 2 सहेलियाँ दोनों बात कर रही हैं कि हमारे हस्बैंड पागल हो गए हैं जो इस तरह से कर रहे हैं। हुँ, तो दूसरी सहेली कहती है, भाई तुम सोचो, जब इनको ज़िंदा में रहने में 5-5 बेडरूम चाहिए, हुँ, तो क्या खाली 1 रूम किचन की कब्र इनको सूट करेगी? हुँ। और वो इतना गुस्सा होके कहती है कि अगर ये मेरे से पहले मर गए, तो मैं इनको दुनिया के सबसे गरीब कब्रिस्तान में दफ़न करूँगी। और अगर मैं पहले मर गई तो फिर रखा ही क्या है? हुँ, और जब जो प्रोटैगनिस्ट है, वो कहती है मैं कब्र कैंसल करने वाली हूँ। तो पति को मुश्किल होती है, कहते हैं, "अरे! कैंसलेशन चार्ज लग जाएँगे भाई।" अब देखिए, अच्छा। के बारे में कितनी आसानी से बिज़नेस वाली बातचीत हो रही है, मतलब मौत को इस बहुत तरह से बहुत बहुत सरल सहज तरीके से और इतनी अच्छी बातें, क्या बात है। तो व्हाट ए डिवाइन वो स्टोरी फ़ोन ऐसा कह वो रहे हैं फ़ोन लोग। कर देती है, कहती है हमें कैंसल करनी है। तो वहाँ सामने वाले लोग कहते हैं कि देखिए, आपने जब कब्र बुक की थी तो 400 पाउंड की थी। अब इन्फ्लेशन से 700 पाउंड की हो गई है, तो आपको 700 पाउंड के हिसाब से कब्र के पैसे वापस मिलेंगे। अच्छा। तो वो पति को बताती है, आप तो कैंसलेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो फ़ायदा हो रहा है 300 पाउंड का। तो पति कहते हैं, साल भर में 300 पाउंड का फ़ायदा? हुँ, तो उसकी आँखों में चमक आ जाती है, सोचता है ये तो नया धंधा है, नया कब्रें खरीद। धंधा है, हाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग धंधा है और बेनिफिशियल। तो ये सारी सोच तभी आ सकती है अगर आप कभी ऐसे माहौल को देखें राइट। और उसके साथ आत्मसात करें, कि जो कब्रिस्तान है वो आपको ऑफर कर रहा है कि देखिए, लाश का मेकअप करवाइए तो हम लाश का ब्राइडल मेकअप करते हैं तो इतने पैसे लेते हैं। अच्छा, अगर एक्सीडेंट हो जाए, आपका चेहरा बिगड़ जाए तो उसे रिकंस्ट्रक्ट करने के इतने पैसे लेते हैं। अच्छा। नॉर्मल के इतने लेते हैं, और अगर बाय द वे आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो हमारे प्रोडक्ट खरीद लीजिए, खुद मेकअप कर लीजिए। यानी कि वो आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहते। हुँ, तो तो इस ऐसी तरह के कहानियाँ। खुरापात से ये विचार आपके दिमाग में मुझे तो नहीं लगता आस-पास मैंने कहीं और तो नहीं सुने किसी से। नहीं, देखिए क्या होता है कि हर इंसान किसी ना किसी से कोई ना कोई पॉइंट लेता है। हमारे यहाँ जी, हमारी संस्था की और हमारी पत्रिका की अध्यक्ष और संरक्षक हैं ज़किया जी। जी। तो ज़किया जी ने मुझे एक छोटा-सा इंसिडेंट सुनाया। उन्होंने कहा कि एक पार्टी में वो थीं, तो लोगों ने पूछा, "ज़ुबैरी साहब, आप ज़किया जी को इनके बर्थडे पे क्या दे रहे हैं?" जी। तो उन्होंने कहा था, "इनको जो पिछले साल दिया था वो तो इन्होंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया।" अच्छा, कोई रिपीट लोगों कर को दो। क्या दिया था? तो बोले, "मैंने हुँ। इनको एक कब्र गिफ्ट की थी, वो आज तक खाली पड़ी है।" तो ये इंसिडेंट उन्होंने मुझे सुनाया। बस वो दिमाग में बैठ गया आपके। लेखक जो होता है, उसको एक सूत्र चाहिए होता है, उसे घटना नहीं चाहिए होती। जी, जी। खाली सूत्र चाहिए, अगर सूत्र मिल गया तो कहानी बन गई। फिर उस सूत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ मिली, वो थी एक पैम्फलेट जो हमें ट्रेन में मिला। उस पैम्फलेट में ये पूरे रेट्स थे मेकअप के, लाश के। हुँ, तो उस पैम्फलेट के जो रेट्स थे वो मेरी कहानी का हिस्सा बने। जी।
तो लेखक वो है जो घटना में कल्पनाशीलता और उद्देश्य, ये दो दोनों चीजों बात की जब बहुत तक बहुत अगर अच्छी नहीं बात। आता तब तक बात नहीं बनती। घटना कहानी नहीं होती, राइट। घटना के पीछे की मारक स्थितियां जो हैं वो कहानी होती है। बहुत ये बहुत अच्छी बात कही और बहुत सहज तरीके से और जिस तरह से शब्दों पे प्रेशर देके दबा के आपने बात कही, हर एक दर्शक तक ये बात आपकी पहुंची है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय विजय तिवारी किसले जी, आपका स्वागत करते हैं। महेंद्र तिवारी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। पंकज तिवारी जी आपका स्वागत करते हैं। मनोरंजन सहाय जी कह रहे हैं ये व्यावसायिक बाजारवाद की सोच अब भारतीय दाम्पत्य जीवन में भी यदा-कदा तो दिखाई पड़ने लगी है। अभी हास्य कवि अपने भौंडे हास्य से पत्नी की मेकअप और उनके खर्चे की चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। जी मनोरंजन जी, आपने जो ये शब्द यूज़ किया भौंडे हास्य वाक़ई ही अब यही हो रहा है। वो शुद्ध हास्य नहीं है, ना उसमें व्यंग है। वो चुटकुले हैं जिनको तोड़-मरोड़ कर हमें सुनाया जा रहा है, जो हमने कभी अपनी दादी-नानी से सुने थे। किरण सी खन्ना जी कह रही हैं कि देह की कीमत पासपोर्ट का रंग, कल फिर आना, संदिग्ध हर कहानी एक नए कथानक के साथ लिखते हैं तेजेंद्र जी। बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आप सभी से मैं चाहूँगी कि सर की कहानियों की पुस्तकें हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें भी कुछ नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। आप अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऐसे विषयों को चुनौती लेना आप ही कर सकते हैं, ऐसा प्रणव भारती जी कह रही हैं। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं आदरणीय पिलकेंद्र अरोड़ा जी, आपका भी हम सर बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। ज़ीशान कुरैशी जी आपका भी स्वागत करते हैं। आशा शैली जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सभी को राम-राम कह रही हैं, आपको भी राम-राम। और मधु मधुबन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। बाकी लोग लगातार बने हुए हैं, आप बने रहिए। और एक सवाल जो मंजुला जी मुझसे बार-बार कह रही थी कि आपको ज़रूर पूछना है, हालाँकि मैं वो आपसे बात कर चुकी हूँ। फिर भी आप हमारे दर्शकों तक ये बात ज़रूर पहुँचाएँ, आप अपने नाम के साथ MBE लगाते हो। इसका क्या अर्थ है और ये किस तरह की डिग्री है और कैसे आप इसे पद्मश्री को इक्वल मानते हैं? मेरे दर्शकों तक आप ये बात ज़रूर पहुँचाएँ। देखिए, जिस तरह 26 जनवरी को भारत में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, इस तरह ब्रिटेन में ये पुरस्कार साल में 2 बार दिए जाते हैं। जी, एक बार महारानी के बर्थडे पे और एक बार नए साल पे। जी, और इन्हीं पुरस्कारों पर आधारित हैं पद्म पुरस्कार। जी, तो MBE का मतलब है मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जी सर। और इसका इक्विवेलेंट सम्मान जो भारत में है उसको पद्मश्री कहते हैं। अरे वाह! बहुत-बहुत तो ये शुभकामनाएँ, बधाई हो। ब्रिटेन का पद्मश्री है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब से ये सम्मान शुरू हुए हैं, पहली बार किसी हिंदी लेखक को हिंदी साहित्य सेवा के लिए ये सम्मान ब्रिटेन की महारानी ने दिया है। क्या बात है इससे सर! पहले और ये इसके पहली बाद बार था ही, क्या ये आपके बाद भी किसी को मिला है फिर वहाँ? नहीं जी, अभी नहीं मिला। तो मतलब पहले भी आप ही थे और अभी तक आखिरी भी आप ही हैं, इस पुरस्कार को लेकर? जी, उनके कुछ क्राइटेरिया रहते होंगे, बिकॉज़ हमें तो समझ नहीं है इतनी। जी। हुँ, हुँ। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में अच्छे लेखक नहीं हैं, बिकॉज़ नहीं, बहुत नहीं वो अच्छा बात नहीं है, ठीक अच्छे रचनाकार होता है हैं, कि जो भी कुछ क्राइटेरिया पूरा कविताएँ, नहीं कर पाए होंगे वो। मेरा लेखन उन तक पहुँचा, उनको समझ में आया, पसंद आया, तो मेरा नाम सेलेक्ट हो गया। और मेरे नाम का प्रपोज़ल भी आदरणीय ज़किया जी ने ही भेजा था। जी, तो जी, एक्चुअली हम लोग भूल गए थे। जब उन्होंने प्रपोज़ल भेजा तो डेढ़ 2 साल तक कुछ पता नहीं चला। जी। तो फिर हम भूल गए कि भई कभी अप्लाई किया था इन्होंने। हुँ, मगर उसके बाद अचानक वहाँ से फिर चिट्ठी आई कि प्राइम मिनिस्टर ने आपके नाम को रिकमेंड किया है। क्या बात है! तो फिर अच्छा लगा। बड़ा अच्छा बहुत-बहुत माहौल बधाई, था। हम बहुत-बहुत गए थे बधाई वहाँ। दे रहे हैं सभी लोग। सॉरी, समझ नहीं आया? सभी लोग आपको इस चीज़ के लिए बहुत-बहुत बधाई दे रहे हैं और आपका अभिनंदन कर रहे हैं।
तो आप सभी का शुक्रिया, प्राउड कर रहे हैं आप पे, तो हमें भी बहुत प्राउड फील हो रहा है आपके साथ इस मंच को साझा करते हुए। और पुरवाई की बात करते हैं सर। ये किस समय आपने शुरू की और कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह की कोई पत्रिका होनी चाहिए और आज ये किस मकाम तक पहुँच चुकी है? देखिए, पुरवाई पत्रिका एक मामले में ब्रिटेन की पहचान है। जी, इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर पद्मेश गुप्त ने। क्या बात है। तो लगभग 25 साल पहले। 25 साल पहले। बहुत फिर वो उन दिनों जो हमारे हाई कमिश्नर थे, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया था। तो त्रैमासिक थी ये पत्रिका और प्रिंट मीडियम में छपती थी। फिर पद्मेश ने एक स्टेज पे कहा कि तेजेंद्र भाई, मैं अब इसको नहीं चला सकता। तो मैंने टेक ओवर कर ली फिर। अरे वाह! कोविड काल आया तो पत्रिकाओं को छपवाना बड़ा मुश्किल हो गया और भेजना बड़ा मुश्किल हो गया। जी, कोरोना काल में आपको पता है क्या हालात थे। बहुत सारी जी, पत्रिकाएँ बंद थी। जी, तो हमने फिर पत्रिका को बंद करने की बजाय उसको ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन कर दिया। तो कोरोना काल के बाद से पुरवाई ऑनलाइन पत्रिका है। पिछले एडिशन तक साप्ताहिक थी। तो हमारे पाठकों को थोड़ी परेशानी थी कि 1 हफ्ते में पूरी सामग्री पढ़ नहीं पाते जी, जी। और दूसरी आ जाती है तो बहुत सारा कुछ छूट जाता है। हुँ, तो पहला पाक्षिक यानी कि 15 दिन वाला जो एडिशन है वो कल आएगा। कल पहले आएगा। तो जी, हर रविवार को आती थी, अब पहले और तीसरे रविवार को तीसरे रविवार को। आया ये करेगी। भी बड़ी बात है कि आप इतनी दूर से मुझे तो ऐसा भी लगता है सर आने वाला समय शायद पुस्तकों का ना रह के ऑनलाइन ही होने वाला है। वहाँ हर टाइम हमारे हाथ में लैपटॉप, टैब्स या मोबाइल्स हैं तो उनमें पढ़ना लोगों को ज़्यादा ईज़ी लगता है। तो पुरवाई अपने आप में एक पहचान है एक साहित्य की। बात आपको बताऊँगा मैं कि लेखकों को समझना होगा, अपने लेखन में एक बदलाव ज़रूर लाना होगा। बहुत अच्छी बात है। वो क्या कह रहा हूँ मैं कि अब हर चीज़ टेलीफ़ोन पे पढ़ी जाने लगी है और अगर आपका पैराग्राफ टेलीफ़ोन की स्क्रीन से लंबा है, जी, जी। तो पाठक छोड़ देगा। क्या बात है सर! बहुत आपको गौर करने ये योग्य ध्यान बात है। रखना है कि छोटे-छोटे सेंटेंसेस हों, क्योंकि हुँ, डिजिटल राइटिंग और राइटिंग 2 अलग राइटिंग्स हैं। जी, आप प्रेमचंद को डिजिटाइज़ कर सकते हैं, पर वो डिजिटल राइटर नहीं बनेगा। जी। उनका एक-एक पेज का पैराग्राफ होता है। हुँ, हुँ, वो हुँ। डिजिटल डिजिटल राइटिंग में चलेगा नहीं। आप जी, एक जी। चीज़ नोट करिएगा, आप कोई भी वेबसाइट देखेंगी, जो न्यूज़ की भी है, तो न्यूज़ की वेबसाइट में 2-2 3-3 लाइन का पैराग्राफ होता है बस। हाँ जी, हाँ जी। सो दैट पॉइंटेड चीज़ें आप पढ़ सकें और हर हर पैराग्राफ कुछ नया आपको दे। तो ये जितने भी नए लेखक आ रहे हैं, जो हमारे साथ के भी लेखक हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि लेखन के स्टाइल को इस सिस्टम के हिसाब से चेंज करना होगा बड़ी बात। और सेंटेंसेस छोटे-छोटे लिखने होंगे क्योंकि हमारे पास कहानियाँ आती हैं, 70-70, 72 शब्दों का एक सेंटेंस होता है, कनेक्टिव्स लगा-लगा के। तो पिथी शॉर्ट सेंटेंसेस और छोटे-छोटे पैराग्राफ आपके लेखन को ज़्यादा ग्राह्य बनाएँगे और पढ़ने वालों को ज़्यादा आसानी होगी। बहुत-बहुत सुंदर बात आपने बताई, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस बात को एक्सप्लेन किया। प्रणव भारती जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर व सार्थक संदेश दे रहे हैं आप। पुलकिंद अरोड़ा जी, मधु मधुमन जी, विजय तिवारी किसले जी, मंजुला जी आपको नज़र नहीं आ रहे, तो बड़ी तेज़ी से कमेंट्स स्क्रॉल हो रहे हैं। मैंने इनके नाम लिखे थे, ऊपर चले गए इनके कमेंट्स।
आपको हिंदी में लेखन के लिए ब्रिटेन में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ। ये हम सभी हिंदी लेखकों के लिए गौरव की बात है, क्योंकि भारत के लेखकों को उनकी साहित्यिक कृतियों पर पुरस्कार उसके अंग्रेजी में अनुवाद पर ही मिलता है। पर आपको हिंदी लेखन पर ये पुरस्कार मिला, इसके लिए हम आपको मन से शुभकामनाएँ और बधाई देते हैं, ऐसा मनोरंजन सहाय जी कह रहे हैं। प्रणव भारती जी कह रही हैं कि आपके संपादकीय कमाल, साहसिक व ईमानदार होते हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं कि आपने संपादन भी किया है बहुत सी किताबों का, तो वही प्रश्न यहीं से उठाती हूँ। तो जब आप लिखते हैं और फिर जब आप संपादन करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर आपको लगता है? और उतनी ही डेडिकेशन से आप कर पाते हैं या कुछ अलग तरह की मेहनत करनी पड़ती देखिए, पुरवाई का जो संपादक है, वो मूल रूप से कहानीकार है। जी, तो वो हार्डकोर जर्नलिस्ट नहीं है। जो हार्डकोर जर्नलिस्ट है, वो करंट अफेयर्स में बिज़ी रहता है। राइट, मेरा संपादकीय लिखने का उद्देश्य उन लोगों से अलग है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि दुनिया में इतनी नॉलेज है, जो हम सबको जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे मैंने जब पढ़ा कि डेनमार्क में मानव पुस्तकालय होते हैं। अच्छा, आप वहाँ वो जाके कैसे? किताब नहीं इश्यू करवाते, आप एक व्यक्ति इश्यू कराते हैं। जैसे अच्छा, मुझे एक प्रोस्टिट्यूट के जीवन के बारे में कुछ जानना है, तो मैं वहाँ बुकिंग कर लूँगा कि मैं परसों 3 बजे से 5 बजे तक मुझे एक प्रोस्टिट्यूट चाहिए, जिससे अच्छा, मुझे उस लाइब्रेरी में बैठ के बात करनी है। तो पैसे पे कर दिए जाएँगे और वहाँ जाऊँगा, वो महिला 2 घंटे के लिए मुझे उपलब्ध होगी, मैं उससे जो जानकारी चाहता हूँ, मुझे फर्स्ट हैंड उसके मुँह से मिल जाएगी। अच्छा। मुझे किसी वकील के बारे में जानना है, तो मैं किताब हुँ, की जगह वकील इश्यू करा लूँगा। क्या बात है! तो ये मानव पुस्तकालय जो है, आपको पता नहीं ये दिल्ली में भी खुला, दिल्ली में भी है? बॉम्बे में भी खुला। तो क्या बात जब है! आदमी मेहनत करके रिसर्च करता है प्रैक्टिकल तो नॉलेज जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं ना, कि प्रैक्टिकल करके दिखाने से बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, खेल-खेल से समझाओ, बुक्स की बजाय तो वो जल्दी समझते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये मैंने आपको खाली एक बताया। अब मैंने जी, पढ़ा कि अमेरिका में एक टूथपेस्ट कोलगेट का था, उसके ऊपर लिखा हुआ था, अगर बच्चा इसको निगल जाए, हुँ, तो पॉइज़न एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट करिए। अच्छा, अब मैं तब से सोचने लगा कि टूथपेस्ट और हुँ, पॉइज़न एक्सपर्ट, तो हुँ, क्या हर सुबह हम अपने मुँह में पॉइज़न डालते हैं? राइट, तो मैंने तमाम भारतीय टूथपेस्ट्स के इंग्रीडिएंट्स पढ़ने शुरू किए अच्छा, और मैंने देखा कि जितने भी टूथपेस्ट हैं, उन सब में 95 टू 98% वही चीज़ें हैं। अच्छा, तो? मैंने बाबा रामदेव का टूथपेस्ट देखा, दंत कांति। हुँ, 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 मैंने देखा नाम भी उसमें भी लगा सब जो कुछ है, ब्रिटेन में रह के दंत कांति। उसमें भी सब कुछ वही है जो दूसरे कोलगेट टूथपेस्ट में में है, है। केवल उसके अंदर जड़ी-बूटियाँ डाली गई हैं। अच्छा, बेसिक वही है। बेसिक जो इंग्रीडिएंट है वही है। हाँ, वो वही है। तो मुझे ये लगा कि ये टूथपेस्ट क्या सच में हमारे लिए अच्छे हैं? अब मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आज मुझे मालूम है घर जाके हर बंदा अपने टूथपेस्ट पर इंग्रीडिएंट पढ़ेगा कि मेरे जी, जी, टूथपेस्ट की बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल पड़ेगा। तो मेरे संपादकियों का उद्देश्य है कि मैं जो नई चीज़ें जान पा रहा हूँ, वो मेरे पाठकों तक पहुँचे, वो क्या उनको बात है! उनको पता लगे कि दुनिया में और क्या-क्या हो रहा है। जैसे लेटेस्ट जो इस टाइम लगा हुआ है पुरवाई पे मेरा संपादकीय, हुँ, मेक्सिको में एक चर्च है, जी, उसके पादरी
जन्नत में प्लॉट बेच रहे हैं। अच्छा, क्या और बात है। भगवान के घर के साथ वाला प्लॉट जो है वो महंगा है, थोड़ी दूर वाला थोड़ा सस्ता है। अपनी पसंद का प्लॉट ले लीजिए और उसकी पेमेंट आप वीजा कार्ड से कर दीजिए, मास्टर से कर दीजिए, गूगल पे से कर दीजिए, जैसे मर्जी कर दीजिए, और वो प्लॉट बिक रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। तो ये जानकारी आपको पुरवाई के संपादकियों के माध्यम से मिल सकती है, बहुत जो सुंदर। आपको जो कथाकार के संपादकीय पुष्पा अलग कन्याल माँ तो वॉशरूम में पहुंच गई है। ये मेरा मुझे लगता है कल उद्देश्य। सभी दातुन खरीदने वाले हैं फिर से। ये देख लीजिए जी। जन्नत में प्लॉट, बहुत खुश हो रहे हैं लोग, साक्षात्कार के लिए साधुवाद दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अभी तक कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, पर अब देंगे। आज एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। जिज्ञासा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत सुंदर जानकारी। और जो पुरवाई के लिए स्पेशल एक कमेंट आया है कि पुरवाई पत्रिका के संपादकीय में वैश्विक विचार पढ़ने को मिलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं प्रभा मिश्रा जी, मैं भी काफी समय से इसको पढ़ रही हूँ। बहुत सही तरीका है और लाभप्रद तरीका भी है, जिसके तरीके से आप हमें समझा रहे हैं, और यही वास्तविक लेखन है। सुमन ओबराय जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो मानव पुस्तकालय अद्भुत विचार कह रही हैं। बहुत सार्थक जानकारी हमें आपसे मिल रही है। हिंदी को गहाई और सुगठित बनाने में छोटे छोटे वाक्य ही होने चाहिए, ऐसा आप मंजू श्रीवास्तव जी कह रही हैं। बहुत ही बढ़िया और सार गर्भित बातें आपकी लेखनी एकदम बेजोड़। आज का कार्यक्रम बहुत शानदार, लोगों को ये आपके साथ वार्तालाप बातचीत बहुत अलग और बहुत अच्छी लग रही है, तो बने रहिए। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। और सर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी सेमिनार आप अरेंज कराते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो हम लोगों ने सिर्फ नाम ही सुना है अभी तक, तो आप हमें उसके बारे में भी सब कुछ बताएं। अनिमा दास, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या है कि हमारे छोटे भाई जैसे एक मित्र हैं, प्रदीप, जो आगरा यूनिवर्सिटी में कन्हैयालाल मानेकलाल जो इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर हैं, जी प्रदीप श्रीधर। तो वो चाह रहे थे कि लंदन में एक सेमिनार आयोजित किया जाए। तो मुझे लगा कि लंदन में तो सेमिनार होते रहते हैं, तो हम ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में करते हैं। जी, और मेरा मानना ये है कि जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे तो बड़ा काम कर नहीं सकते। कर नहीं सकता, पहले सोचना पड़ता है बड़ा। बिल्कुल। तो इवेंचुअली जो इमरे बंगा वहाँ के इंचार्ज हैं ऑक्सफोर्ड में हिंदी के, उनसे कम्युनिकेशन हुआ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, कथा यूके और हम मिलके एक प्रोग्राम करते हैं ऑक्सफोर्ड में। उनको जब पूछा तो उन्होंने कहा आज तक मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं। तो मैंने कहा मैं पूछ रहा हूं। लेकिन कार्यक्रम आयोजित करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर कथा यूके एक कार्यक्रम आयोजित कर लेती है, उससे हिंदी को कोई फायदा नहीं होगा, जी, क्योंकि वो एक इवेंट मैनेजमेंट हो जाएगा बस, that's all। जी, तो मैंने प्रदीप श्रीधर से और इमरे बंगा से कहा कि भाई देखो, मैं काम सारा करूंगा, मगर आप दोनों यूनिवर्सिटीज आपस में एक एमओयू साइन करिए, जी, जिसके तहत भविष्य में भी आप लोग आपस में इस तरह से एक्सचेंज करते रहे। बहुत बढ़िया। तो उससे एक भारत की यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के काम कर पाएंगे, उससे हिंदी को फायदा होगा। राइट। तो फिर प्रोग्राम इस तरह से हुआ कि ओपनिंग सेरेमनी ब्रिटेन की संसद में हुई, मेन कार्यक्रम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, जी, और क्लोजिंग सेरेमनी आगरा में केएम अच्छा। इंस्टीट्यूट, अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो ये 3 चरण में ये कार्यक्रम हुआ और वो काफी सफल रहा और बहुत अप्रिशिएट हुआ।
अ, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके बारे में जितना हम जान रहे हैं। यूँ तो आपने सर 25 किताबें लिखी हैं शायद अब तक। देखिए, मैं लिखता रहता हूँ, मैं गिनता नहीं, गिनने का काम आप लोग बिल्कुल। करिए, मैं तो लिख देता हाँ हूँ। जी, जी, जी। एक कुछ ऐसी 17 पुस्तकें हैं आपकी ऐसी सर की जो बहुत सी भाषाओं में जिनको ट्रांसलेट किया गया है। कोई ऐसी पुस्तक का नाम बताएँ सर जो सबसे ज़्यादा चर्चित रही हो और जिस पर कुछ स्पेशल आपको सम्मान दिया गया? देखो, जो पहला बड़ा सम्मान होता है ना, वो हमेशा याद रहता है। बिल्कुल ठीक उसके कहा। बाद में आपको रिकॉग्निशन मिलनी शुरू होती है। जी, तो जो पहला सम्मान मुझे ऐसा मिला, वो महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी का था, जो मेरी पुस्तक ढिबरी टाइट पे मिला था। और वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों मिला था। जी, मैंने फ़ोटो देखी है, क्या बात है। तो वो आप सभी अगर ये तस्वीरें देखना चाहें तो मैंने रील अपनी एक बनाई थी कल, उस रील में सर की वो सभी तस्वीरें मैंने डाली हैं। आप ज़रूर उन तस्वीरों को देखें और देखें कि किस तरह से ये हमारे देश का गौरव बाहर बना रहे हैं। जी सर। और कहानियों में क्या होता है कि ये उपन्यास नहीं है ना, तो उपन्यास तो एक है, तो वो किताब एक पॉपुलर हो जाती है। जैसे श्रीराज शुक्ल ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा, भाई तेजेंद्र, हर किताब की एक जन्म पत्री होती है, क्या बात है! जन्म पत्री और किताब की, क्या बात जैसे है! सितारों की पोजीशन होती है, वैसे वैसे उस किताब को पब्लिसिटी मिलती है। हुँ, जैसे तेजेंद्र शर्मा आप लिखेंगे तो कब्र का मुनाफा अपने आप साथ में आ जाता है। जी। तो कब्र का मुनाफा के जो सितारे थे वो अलग थे, हुँ, या देह की कीमत के अलग थे। तो हम मेहनत हर कहानी में एक जैसी ही करते हैं, जी। मगर वो जो सितारे हैं, जन्म पत्री जो है वो अपने हिसाब से काम करती है। बहुत अच्छी बात, कितनी तो खूबसूरत बात है। हाँ, तो उसके बाद ये है कि ज्यादातर जो सम्मान हमें मिले हैं, वो लेखन पर मिले हैं, जी, टोटलिटी में। जैसे कि भाई, हाँ, आप लगातार निरंतर अच्छा लिख रहे हैं। एक बात मैं हमेशा कहा करता हूं कि जितने सम्मान मुझे भारत में मिले, जी। वो सब तो मेरे सम्मान थे, मगर जो ब्रिटेन की महारानी ने दिया, वो दरअसल हिंदी साहित्य का सम्मान था। क्योंकि बेशक, अ, बेशक सर, बेशक। पहले हिंदी साहित्य को इस काबिल समझा नहीं गया था। तो पहली बार जब उन्होंने हिंदी साहित्य को एक्सेप्ट किया कि उस पे सम्मान दिया जा सकता है, बड़ी तो बात है सर, बहुत बड़ी बात है ये। साइटेशन में ये लिखा हुआ है दैट तेजिंदर शर्मा इज मेड member of the Order of British Empire for his services to Hindi literature, and क्या बात through his literature creating community cohesion in the city of London. ये साइटेशन में लिखा हुआ है। तो मैं इसे हर हिंदी लेखक का, हर हिंदी साहित्यकार का और पूरे हिंदी साहित्य जगत का सम्मान मानता हूं। मुझे लगता है कि बेशक। मैं एक माध्यम हूं, सम्मान आप सबका है। ये एक बात है। बहुत बड़ी बात है सर, ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया इस चीज़ का सबसे पहले तो उस ईश्वर का शुक्रिया और फिर आपके प्रयत्नों का, आपकी मेहनत और आपकी सोच और जो सपने आपने देखे और फिर उन्हें पूरा करने के लिए जो आपने जज़्बा लगाया, जो समय दिया उसको। आप जैसे आप अपने दर्शकों तक ये बात कहना चाहूँगी, मेरे मन में ये बात आ रही है कि जब इनके बच्चे इतने छोटे थे और जब इनका साथी इनका साथ छोड़कर चला गया, ऐसे में इनका ध्यान कहीं किसी भी तरफ भटक सकता था, लेकिन उन सब से हटकर जब इन्होंने अपने सही में साहित्य की तरफ अपना पूरा ज़ोर लगाया और सारा
अपना समय इसको दिया, सारी सार्थकता इसको दी, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं सर। बहुत-बहुत आपका शुक्रिया इस बात के लिए और बहुत-बहुत आपको बधाई भी। अनिमा दास अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि। आशा शैली जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, बहुत कुछ नया जानने को मिल रहा है आपसे। रूप चंद्र शास्त्री जी कह रहे हैं मैं बहुत देरी से जुड़ा हूँ और बहुत कुछ मैंने मिस कर दिया, लेकिन आप जब भी जुड़े आपका स्वागत है। अनीता प्रसाद जी भी हमें सुन रही हैं लगातार, आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी हाँ मंजुला जी, मैं उस रील को पत्रकारिणी के पेज पे जरूर पोस्ट कर दूंगी। सुमन ओबराय जी, मैं आगरा की हूँ, ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। मंजुला जी कह रही है यानी कि 3 चरण में ये काम पूरा हुआ। लखन लालपाल जी एक खूबसूरत सी बात कह रहे हैं कि मैंने पूर्वाई की पिछली संपादकीय पढ़ी है, दोनों में बेहतरीन विषय उठाए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि हम इसे कहाँ से पढ़ सकते हैं पूर्वाई को, तो मैं उसका लिंक जब मुझे मिलेगा तो मैं आपके इस कमेंट बॉक्स में से पोस्ट कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी, आप उसे पढ़ सकते हैं। और बड़ी एक मजेदार आपको बात हम और बताना मैं चाहती हूँ कि सर ने गजलें भी कही हैं, तो ये गजलें कहने का कब से आपको विचार आया, और गजलों की आपकी एक कोई कैसेट या सीडी भी है सर उपलब्ध, ऐसा मैंने सुना और पढ़ा है कहीं, तो आप उसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। एक्चुअली गजल मैं कॉलेज डेज से ही लिखने लगा था जी। मेरे कॉलेज में जब मैं सेकेंड ईयर में था तो हमारे बहुत बड़े कवि थे बिहार के, अभी नाम याद आएगा, तो बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन आए थे हमारे कॉलेज में, तो मुझे कहा गया कि आप गजल पढ़िए उनके सामने, तो मैंने पढ़ी। तो बाबा ने उठ के गले लगाया और कहा, बेटा लिखना मत छोड़ना, अच्छा, तुम बहुत नाम कमाओगे। क्या बात और है। वो बीए सेकेंड ईयर का टाइम था, और वो गजल अभी तक थोड़ी याद है कि तुम रूठ करके मेरे जब यार चले आए, तुम रूठ करके मेरे जब यार चले आए, नफरत का अपनी करके इजहार चले आए, क्या बात हम है। बन गए तमाशा, हम बन गए तमाशा, सारे थे तमाशाई, कर अजब तमाशे में किरदार चले आए। क्या बात है। हैरान रह गया मैं, हैरान रह गया मैं, कुछ बात तो नहीं थी, तूफान बपा करके बेकार चले आए। क्या बात है। हम फिर भी दुआ गो हैं, या रब यूं करम कीजो, यार मेरा देने दीदार चले आए। क्या बात है। आंखों की तिश्नगी का ही कुछ इलाज होगा, आंखों की तिश्नगी का ही कुछ इलाज होगा, बेशक वो मुझसे करने तकरार चले आए। बेशक वो मुझसे करने तकरार चले आए। क्या बात है। तो ये मुझे बहुत आज खूबसूरत। तक याद है, जो उस दिन सुनाई थी और बड़ी वाहवाही मिली थी। तो बहुत सी बातें हैं जो आप कहानी में नहीं कह पाते, आप अपने आप गजल में आ जाती हैं। गजल में आ जाती है, दो शेरों, जैसे दो मिसरों में एक बड़ी बात कह जाते हैं कई बार आप। जैसे आप सबकी जिंदगी की एक बात बताता हूँ, दो दो जी। शेरों में, कि घर जिसने किसी गैर का आबाद किया है, वाह। घर जिसने किसी गैर का आबाद किया है, शिद्दत से आज दिल ने उसे याद कर लिया। हाँ, घर जिसने किसी गैर का आबाद किया है, शिद्दत से आज दिल ने उसे याद किया है। सही है। सब सोच रहे थे कि है वो मेरा तलबगार, सब सोच रहे थे कि है वो मेरा अब वो तलबगार, मेरा कलम है। मैं जानता हूं उसने ही बर्बाद किया है। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। गजलें भी बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप, कमेंट कर रहे हैं लोग। जी हाँ, मैं सुन रही हूँ, बेशक बहुत खूबसूरत गजलें सर आपने हमें सुनाई हैं। तो आपकी जो बुक्स है 1.5 लाख से 2 लाख के करीब किताबें आपकी लाइब्रेरी को सुशोभित कर रही है। तो इतनी किताबों का लाइब्रेरी में सुशोभित होना, तो वो सभी, और आपकी 15 किताबों पे 15
किताबों पे या कैसे 15 विद्यार्थियों ने शायद आपकी किताबों पे शोध किया है, तो जी आप इसके पीएचडी बारे की में है। बताइए। देखिए क्या होता है कि पहले तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, हम लिखते चले जाते हैं जी और फिर अचानक पता लगा कि किसी ने एक किताब पे एमफिल की है। जी, एमफिल की भी लिखा लिखा है एमफिल जी। हुआ करती थी, हाँ। तो पता चला कि भाई एक किताब पर जो लघु शोध होता है उसको एमफिल कहते हैं। हम्म, वो होता चला गया एक के बाद एक के बाद एक, वो देह की कीमत पे 4-5 हुए। आगरा से बहुत ज्यादा काम हुआ मेरे पे, जी तो आगरा वाले मेरे पीछे ज्यादा पागल हैं। तो कारण भी है आगरा में पागल होने का। तो क्या वो कारण है? वहाँ वो पागल खाना है ना। पागल खाना है। तो वहां से मेरे ऊपर 7 ग्रंथ लिखे गए हैं आगरा से। अरे वाह! अरे वाह! क्या बात है। तो आगरा से पब्लिश भी बहुत सारे हुए हैं मेरे ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी लेखक के जीवन काल में 18-19 किताबें लिख दी जाएं तो मुझे लगता है कि ये इससे पहले बड़ा भी सम्मान, इससे बड़ी कोई बात नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जब आप में। किसी के शब्दों में आप जीने लग गए, आप किसी के शब्दों में और बातों में, ज़हन में, दिल में, दिमाग में, फिर उसे आपको उन्होंने शब्दों में उतार दिया, तो आप इस दुनिया फ़ानी में हैं या नहीं हैं, आप हमेशा हैं। ये बहुत बड़ी बात है इसमें। मैं आपको बताएं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पहली शर्त होती थी कि पीएचडी उसी व्यक्ति पे होगी। उसकी हुँ, पहली शर्त थी उसका मरना। किसी जिसकी जिंदा पहली पहली शर्त थी अच्छा, लेखक का मरना। लेखक जिंदा का लेखक मरना। पे पीएचडी, हाँ, जिंदा लेखक पे अच्छा, पीएचडी नहीं होती। ओके, ये भी टूटा तिलिस्म जो है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से 3 बच्चों ने मुझ पे पीएचडी कर ली है। क्या बात है। और जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता था वहाँ के बच्चे अगर पीएचडी कर रहे हैं तो आप समझ सकती हैं कि हाउ आई मस्ट बी फीलिंग, कैसा लग रहा होगा। तो अच्छा लगता है कि हम जो बहुत ही लिख रहे अच्छा हैं। सर, आपको तो अच्छा लगा होगा उस टाइम, और आज हम कितने प्रसन्न हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मंजुला श्रीवास्तव जी खुले मन से कह रही हैं कि आज तो मैं अपने आप को बहुत अधिक सम्मानित महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक मंजुला जी, पुष्पा कन्यालमा भी ग्रेट कह रही हैं। बरेली में भी पागल खाना है ऐसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। शायद वो सभी पागल खानों में घूम कर आए हैं। मैं जानता हूँ उसने ही बर्बाद किया है। वह आशा शैली में खुद बहुत अच्छी गज़लें कहती हैं, तो आपकी गज़ल को बहुत पसंद किया जा रहा है। प्रणव भारती भी कह रही हैं। तेजिंदर जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप गुजरात मंच पर पधारी और अपनी गज़लें प्रस्तुत की। कितने सरल, सहज व्यक्तित्व को स्नेहपूर्ण मंगल कामनाएँ। आपने काम के समय ही हमें कृतार्थ किया था। जी, प्रणव भारती जी, आप भी उतनी ही सहज और सरल हैं कि मैं जानती हूँ आपको भी। तो आप सभी यूँ ही बने रहिएगा। अभी बातचीत का सिलसिला थोड़ा-सा और हम आगे बढ़ाएँगे। सर, आपने प्रवासी भारतीयों के लिए भी, वैसे हमारा समय हो गया है, लेकिन बात करने के लिए भी बहुत कुछ है। ऐसा तो है 1-2 बातें अगली बार फिर कभी मिल लेंगे। आज काफी टाइम हो गया। मैं इसको समेटने का बात समेटने की शुरुआत करती हूँ सर। तो बस मैं यही आपसे वो ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं अनिमा जी, सबको जितना सुना जाए कम है। सर को जी, पुष्पा कन्यालमा बहुत-बहुत बधाई, पटल को, सर को और बिटिया सोनामक्स को। तो आपने मुझे बिटिया की तरह आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो प्रवासी भारतीयों के लिए आपने स्पेशली वहाँ कुछ सम्मान रखे हैं, या उनका वहाँ आप उन्हें बुलाते हैं, और एक सम्मान आपने अपनी पत्नी इंदु शर्मा के नाम से कुछ शुरू किया है, तो आप वो दर्शकों को हमारे लिए ज़रूर बताएँ। इंदु शर्मा कथा सम्मान की शुरुआत उसी साल हो गई थी जिस साल इंदु हमें छोड़ के गई थी।
जी, और पहले ये सम्मान 40 वर्ष से कम उम्र के हिंदी कहानीकारों को दिया जाता था। जी, पहला पुरस्कार गीतांजलि श्री को उनके कहानी संग्रह अनुगूंज पर दिया गया था। तो उससे पहले गीतांजलि श्री को लेखक के तौर पर ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। उनका पहला कहानी संग्रह था और हमारे इंदु शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज़ थे, उनमें अ, पत्रकार विश्वनाथ सचदेव, राहुल देव और फ़िल्म कलाकार नवीन निश्चल, ये लोग जी, ट्रस्टीज़ थे। नवीन निश्चल घर के बड़े बुज़ुर्ग की तरह थे हमारे लिए, बहुत प्यार था जी, उनसे और इंदु से बहुत प्यार था उनको। तो वो वो शुरू किया था हमने और पहला प्रोग्राम हमने जब किया था तो वो बॉम्बे की एयर इंडिया बिल्डिंग नरीमन पॉइंट में है, तो हिंदी का पहला प्रोग्राम एक कारपेटेड एयर कंडीशन्ड हॉल में हुआ। क्या बात है! तो वाक़ई और ही ब्रांड एम्बेसडर हमारी हिंदी के लिए। तो ये प्रोग्राम भारती जी की वजह से संभव हो पाया कि धर्मवीर भारती कहा करते थे कि इंदु मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि वो भी इलाहाबाद में पैदा हुई थी। अच्छा, भारती जी तो इलाहाबाद से थे ही, तो बहुत ज़्यादा उसको जी, चाहते थे। तो मैंने उनसे कहा था कि सम्मान तो शुरू करेंगे अगर आप चीफ गेस्ट बने। जी, तो पहले प्रोग्राम में भारती जी 40 मिनट तक बोले थे और उन्होंने क्या बात है! बहुत लंबे अरसे के बाद एक साहित्यिक प्रोग्राम में शिरकत की थी अच्छा, और हमने ये तय कर लिया था कि सिर्फ साहित्यकारों को चीफ गेस्ट बनाया जाएगा या अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो उसमें आने वाले लोगों में थे भारती जी, कमलेश्वर जी, राजेंद्र यादव, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, मनोहर श्याम जोशी, कामता नाथ, मतलब इस तरह के सब लोग थे। जो पहल के संपादक थे ज्ञानरंजन, ये सब लोग आया करते थे और जी। आप यकीन मानिएगा कि गुलज़ार आके ऑडियंस में बैठते थे। अरे वाह! ये उस कार्यक्रम की गरिमा थी। बहुत बहुत गरिमा थी। और शुरुआती पुरस्कार जो 40 साल से कम उम्र के लोगों को दिए थे, उसमें गीतांजलि श्री के अलावा धीरेन्द्र अस्थाना थे और एस.आर. हरनोट थे शिमला के जी, और अ, लखनऊ से अखिलेश, उनको दिया था। तो 5 पुरस्कार दिल बॉम्बे में हुए थे। उसके बाद मनोज रूपड़ा को अंतिम मिला था। तो उसके बाद मैं लंदन आ गया तो फिर ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय हो गया और जी। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार चित्रा मुद्गल को उनके उपन्यास आमा पे दिया गया था। हुँ, चित्रा मुद्गल। शुरुआत में तो काफ़ी चलता रहा बस। इंदु की याद में मुझे लगता है कि भई मैं किस्मत वाला था, मेरे पास इंदु थी, सबके पास तो होती नहीं। तो टुकड़ा-टुकड़ा इंदु सब में बाँट रहा हूँ, बस वही कर रहा हूँ। अ, वही बात है कि टुकड़ा-टुकड़ा आपने बाँटा और चुस्की-चुस्की कर आपने ज़िंदगी को पिया और जिया। ये बहुत अच्छी आपकी बात मुझे लगी कि अपनी रंगत, अपनी साँसें, अपना लहज़ा जीना है आपके लिए। अपनी रंगत, अपनी साँसें, अपना लहज़ा जीना है। माटी में रहकर माटी को ज़र्रा-ज़र्रा जीना है। तो इस तरीके से आपने अपने जीवन को आपने जिया और जी रहे हैं और ऐसे ही आप हिंदी के लिए कार्य करते रहे। अभी बहुत सी बातें और हैं, मैं आपको बताऊँगी एक एपिसोड सर के साथ हम ज़रूर और करेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद कि सर ने पिक्चर्स में भी काम किया है एक्टिंग भी की है और भी बहुत कुछ किया है, तो धीरे-धीरे हम इनके पत्ते फिर से खोलेंगे। संपूर्णन कालरा यानी गुलज़ार साहब बेहद सरल सहज व्यक्ति, टुकड़ा-टुकड़ा इंदु जी कितनी प्यारी बातें, पुष्पा कन्याल माँ, सुंदर संचालन, शुक्रिया दीप, शुक्रिया माँ। एयर इंडिया में रहते हुए आपने उस समय हिंदी की अलग जगाई जो अब तक जारी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलिए कमेंट्स तो आते रहेंगे और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर अपने कीमती समय में से हमें अपना सवा घंटा देने के लिए। ये बातचीत में कैसे समय निकल गया पता ही नहीं चला, आप भी बेहद सरल और सहज हैं। मैं आज कुछ डर भी रही थी, मुझे लग रहा था कि किस तरह से ये दौर चलेगा, लेकिन कैसे ये समय बीत गया, पता भी नहीं चला। जाने से पहले हमारे आज के लेखकों के लिए कोई संदेश
और उसके बाद आज के लिए हम आपसे विदा लेंगे, फिर ज़रूर मिलेंगे किसी और दिन। बस आपको बता दूँ कि अभी थोड़ी देर में मुझे पुरवाई लोड करनी है। जी, आज दिन है पुरवाई का और आज जी, आपके साथ समय बीता बड़ा अच्छा और ये है कि भाई अ, लेखक सिर्फ़ लेखक होता है। कोई बड़ा लेखक नहीं, कोई महान लेखक नहीं, कुछ नहीं, हर आदमी अपने हिसाब से लिखता है। जो लोग पढ़ते हैं, वो लेखक को बड़ा ऊँचा जो भी बना दें और कब कौन-सी चीज़ किसको पसंद आ जाए, ये लेखक को भी पता नहीं होता। जी। लेकिन मेरा प्रयास सिर्फ़ एक रहता है, जब तक कहने को कुछ नया ना हो, हुँ, तब तक मैं नहीं कहता। बहुत बड़ी मेरी बात कही सर आप। छोटी-छोटी कि पॉइंट्स में बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं आप। कि अपने आप को रिपीट नहीं करना, दोहराना नहीं। रिपीट नहीं करना, राइट। तो जो जब तक कुछ नई बात ना बने, तो तब तक ना लिखा जाए और जब भी लिखा जाए तो हर आदमी को ये लगे कि उसके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ ये पढ़ने के बाद और आपको महसूस हो कि लिखने के बाद आप संपूर्ण हुए। क्या बात है! बहुत अच्छा संदेश, संग्रहणीय और नोटों और अपनी डायरी में लिखने योग्य। मैं चाहूँगी कि इस एपिसोड को शेयर करते हैं, जितने भी लोग आप जुड़े हैं, आप सभी एक शेयर तो इसे ज़रूर करें, जहाँ अपने पेज पर, अपने मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर, अपनी स्टोरी में, जहाँ भी। मैं ये चाहती हूँ कि ये बातें हम सब तक पहुँचे, क्योंकि जितना हम सुनेंगे, आप जैसे लोगों को जितना हम पढ़ेंगे, उतना अगर कोई एक पॉइंट भी हमारे जीवन में हमारे काम आ गया, तो वो हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए पथिगामिनी परिवार की ओर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और तहे दिल से सादर नमस्कार आपको सोनिया सोनामक्स की ओर से और एक बड़ा-सा शुक्रिया मन से मेरी तरफ से। फिर और मिलेंगे सभी जो किसी जिन और लोगों ने दिन। वक़्त निकाला उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार और आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इतने सारे लोगों से मिलवाया, बड़ा अच्छा लगा और टेक केयर। मैं आपसे विदा लेता हूँ जी और सर, जाके अपने काम नमस्कार, पे लगता शुभ हूँ। रात्रि, जय हिंद। फिर मिलते हैं।